हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो, 10वीं क्लास में हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। जानते हो कि पता है आपका ये मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ फिजिक्स का किसके पर्पज़ से 2022 के पर्पज़ से स्टार्ट हुआ है क्लास आपका। जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में बेहतरीन ढंग से, उसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे अच्छे रैंक से, अच्छे नंबरों से आप कैसे उसको आगे निकलेंगे, उसके लिए मैं क्या किया हूँ, मिशन चालू किया हूँ आपके लिए। कल मैं एक क्वेश्चन दिया था और बहुत मस्त क्वेश्चन था जो बोर्ड के पेपर के पर्पस से बहुत ज़्यादा था, और एक साहिब का मैं बताया था। उसके बाद कमेंट में बोला था कि ये करके ये इसका जवाब दीजिएगा, बट किसी का जवाब नहीं आया। बट ये बहुत गंदी आदत है, मतलब कैसे आपको कैसे करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में, हमको ये नहीं समझ आता है। अगर आपको पूछा जाए तो उसका रिप्लाई आप देना कंपलसरी समझिए, अपना एक हित समझिए उसको, भाषण अपना एक अंग समझिए सब सवाल वाले जो होते हैं। अगर आप ऐसे इग्नोर करते जाएंगे तो फिर स्कोर मिलेगा कैसे। तो चलिए हम आपको आज भी न्यूमेरिकल कराने वाले ही हैं, और न्यूमेरिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। न्यूमेरिकल तो बताऊँगा ही, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोच रहा हूँ। कुछ मेरे ख्याल से अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। अगर आपके सामने रखूँगा तो और ही ज़्यादा होने वाला है, क्या उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग डील करते हैं। और डील करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ जो फॉर्मूले हैं आज तो मैं लगाने वाला हूँ सवाले, और जो कल बताया था सवाल ना, उस पर आधारित ही उसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूले रख देता हूँ। कितने फॉर्मूले मैं बताया था उस सारे के सारे फॉर्मूले रख देता हूँ। देखिए वो फॉर्मूले तो याद होगा आप लोगों को। पहला फॉर्मूला मैं बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कितना u, एक फॉर्मूला ये बताया था। और उसके बाद एक f बराबर r/2 बताया था। दो फार्मूला, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। एक फार्मूला ये बताया था आवर्धन का m बराबर h डैश अपान क्या h बराबर माने v/क्या u। तीन फार्मूले हो गए। और चौथा फार्मूला मैं आपको बताया था, यहाँ से एक आवर्धन का सिंपल m बराबर बताया था h डैश वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इतना फार्मूला मैं बताया था। अब उसके बाद साइन का मतलब समझते हो चिन्ह डिसाइड बहुत करना कंपलसरी हो जाता है। पहले अवतल दर्पण और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण। क्या होता है u, v, f और स्मॉल r और उसके बाद h और उसके बाद h डैश। ये सारे के सारे चिन्ह जो होते हैं ना, बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए इधर लिख देता हूँ और उधर उत्तल के लिए लिखूँगा। तो अवतल दर्पण में u की वैल्यू जो होती है अवतल दर्पण में अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू जो होती है क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है। और v की वैल्यू जो होती है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए v की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। मैं साइड में कुछ छोटा सा लिख देता हूँ, किसके, वास्तविक और उल्टे के लिए निगेटिव, बाकी केस के लिए यानी सीधा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए v की वैल्यू कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। यह हमेशा निगेटिव रहता है और हमेशा निगेटिव रहता है। और h डैश किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव, और प्रतिबिंब h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा, कैसा उल्टा, तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए h डैश हम लोग निगेटिव लेते हैं, बट अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो उसके लिए ये वाली वैल्यू किस में लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर उल्टा h डैश अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टे के लिए h डैश की वैल्यू कैसा लेते हैं, निगेटिव। और अगर सीधा बनता है तो h डैश की वैल्यू कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन सब आपको याद होगा बढ़िया तरह से, और याद नहीं होगा तो फिर ऐसे केस में प्रॉब्लम भी होगा। मेरे ख्याल से इतने दिन से मैं बता रहा हूँ तो याद भी हो चुका होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, और आज के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं। पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो, तब जाके कहीं आपको बेनिफिट होने वाला। आप थोड़ा सा देखेंगे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। रियल क्लास देखेंगे ना तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिट साबित हो जाएगा। तो चलिए देखिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, पढ़ भी देता हूँ। बता रहा है यहाँ से कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बोल रहा है कि क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, वास्तविक का मतलब समझते हैं, उल्टा बोल रहा है। तो हम लोग डिपेंड करते हैं वास्तविक और उल्टा, इसकी पहचान उल्टा सीधा पहचान किससे करते हैं, हम लोग भी से करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हैंडल करते हैं। मैं हैंडल करने का तरीका आपको सिखाया था, और जैसे मैं बताया हूँ वैसे सवाल को हल करेंगे तो बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन करेंगे पहले, कैसे बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हल होता है। फिर उसके बाद लिखते हैं दिया है। ये आपको बताया जाए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन सा अवतल है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसकी क्या, फोकस और दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं पता है, स्मॉल f से।
बता रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए, निकल जाइए, आगे बोल रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब इसके सामने एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, दर्पण की ध्रुव P से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये क्या रख दिया है, वस्तु। तो पूछ रहा है कि वस्तु जो रखा गया उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यानी हमको पता हो गया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको किससे दिखाते हैं, U से। और U कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 10 ही है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बोला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितना दूर पे बनेगा। और उसके बाद बोला कि वास्तविक है वह, क्या ये बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। मतलब हमको भी की वैल्यू निकालना, भी हो रहा है क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अब भी की वैल्यू निकालेंगे तो अगर भी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, भी की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव। तो भी का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब हम लोग क्या पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे, भी की वैल्यू निगेटिव आएगा, आने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे ये अवतल दर्पण होता है और इसमें भी की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब भी क्या होता है, दर्पण ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। तो इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसके लिए भी की वैल्यू निगेटिव आती है। और छठवें केस में जो दर्पण का, जब वस्तु दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होता है तो उस वाले केस में भी की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो चलिए अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग लगा लेते हैं इसके लिए। क्या फॉर्मूला आपको क्या पूछ रहा है, F दिया है, U दिया है, भी पूछ रहा है। तो देखिए ये सिंपल वाला, ये वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, 1/F, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/ कितना, U। ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेते हैं, लगा लेंगे। क्यों ये वाला लगा रहा हूँ, क्योंकि हमसे भी पूछा है तो हमको F चाहिए और U चाहिए। तो हमारे पास F भी है, U भी है, तो बताओ कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब वैल्यू इसमें जनरेट कर लो, F की वैल्यू कितनी जाएगी। अब हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, हाँ चिन्ह डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। चिन्ह अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए देखिए चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव। अवतल दर्पण अगर होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो जाती है, ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये माइनस रखेंगे। और ये दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण ये भी है। तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में भी U की वैल्यू कैसी होती है, देख लो। अवतल दर्पण के लिए U और V, F और U दोनों की वैल्यू निगेटिव होती है। कैसे, ये सब फैक्ट मैं चिन्ह प्रपाटी के नियम में बता चुका था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे हल करा रहा हूँ। अब वैल्यू इसमें रख लो, आंसर पा लो। तो 1/F की वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 बराबर 1/V और प्लस 1/U। U की वैल्यू यहाँ से पकड़ लो, कितना, माइनस का कितना है, 10। अब मैं कल सिखाया था ना ऐसा क्वेश्चन। अब चिन्ह को पहले ऊपर कर दो तब आसान हो जाता है। -1/5 अब बराबर हो जाएगा 1/V और प्लस माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 10। अब इसको इधर भेज दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, भी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हमेशा क्या करना होता है, अकेले करना पड़ता है। नहीं तो फिर ऐसे में आंसर नहीं हल हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो अकेले करना कंपलसरी है। तो चलिए इधर भेज दीजिए। तो ये आएगा -1/5 इधर है ही, इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/ कितना, 10 और बराबर हो जाएगा 1/ कितना, भी। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस लगा लो, इसका गुणा इसमें, इसका नीचे का नीचे हो जाएगा। तो 10 गुणे करेंगे तो 10, लेकिन चिन्ह माइनस का लग जाएगा। और ये प्लस और 5 कम 5 बट्टे 10 गुणे कितना, 5 या 5 गुणे 10। गुणा 50 भी कर सकते हैं, रूप दे के छोड़ दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। 50 करके काटेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। अब थोड़ा सा और हल कर लेंगे। देखो 10 में से घटेगा 5 तो आ जाएगा कितना, 5, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, बड़े का चिन्ह लगता है, 10 बड़ा ना, उसका चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ से 5 गुणे कितना हो जाएगा, 10 और बराबर 1/V हो जाएगा। अब देखो इसमें जो कटने लायक है ना उसको काट दो। कौन कटेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/ हो जाएगा कितना, ऊपर माइनस है, बटे कितना हो जाएगा, 10 और बराबर हो जाएगा भी की वैल्यू यहाँ से। अब भी का वैल्यू निकालना है ना, तो पलट दो इसको, या तो क्रॉस लगा दो चाहे पलट दो, चाहे क्रॉस लगा दो या तो क्या कर दो, पलट दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं पलट देता हूँ। तो इसको पलटेंगे तो 10 बटे -1 हो जाएगा और इक्वल V/1 हो जाएगा। अब 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 10, और जो माइनस से लगा देना वहाँ 1 से भाग लगाएंगे तो भी, यानी भी की वैल्यू आया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मात्रक लगा देंगे ना, तो भी की वैल्यू पाया हमने कितना, -10 सेंटीमीटर। अब भी की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये हुआ कि बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा कैसा है, वास्तविक है। भी की वैल्यू निगेटिव आने का सेंस ये है कि बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो बोला है, देखो लास्ट में आपसे क्वेश्चन बोला हुआ था यही कि क्या यह वास्तविक होगा, तो हाँ बिल्कुल वास्तविक होगा। क्या यह वास्तविक होगा, तो हम लोग लिख गए चूँकि भी की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। चूँकि भी हमारा क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, अतः बना प्रतिबिंब
अतः क्या बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक वह उल्टा होगा। समझ में आया? तो ऐसे सवाल को हैंडल करते हैं, ऐसे हैंडल करेंगे तो बोर्ड के पेपर में चाहे जैसे आए क्वेश्चन को आप पूरी तरह आसानी तरह से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। अगर आप रटेंगे ना तो फिर उसके बाद हैंडल नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन तो ऐसे केस में उसको हल करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, अब हम आपको कराने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अभी आपका चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है, मैं सोचा कि पहले अवतल दर्पण का जो जितने फॉर्मूले करा दिया हूँ उस पर कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आप करते रहें, और नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंटों के अंदर। तो मैंने सोचा कि जो आपको एक करा दिए उतने फॉर्मूले इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो आज मैं ये कल से मैं क्या करूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, क्या फिर हेडिंग डलवाऊँगा जहाँ तक हुआ था उसके आगे मैं फिर हेडिंग डलवा के क्या करूँगा आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं चलता हूँ, आज कुछ ऑब्जेक्टिव जो अच्छे होते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, हैंडल करा देता हूँ, करवा देता हूँ। देखिए तो आपके फ्रंट पे देखिए क्वेश्चन लग चुका होगा और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा है देखिए कि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बने। फिर से एक बार देख लो, फ्रंट पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और क्या बने, बड़ा बने। तो आप बताओ अवतल, देखो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन से नहीं है, मेरे बात पे चलिए। दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है, और बोल रहा है कि आभासी, सीधा और बड़ा बन रहा है, आभासी, सीधा और बड़ा। तो बताइएगा अवतल दर्पण में कितने कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन। कितने कंडीशन, 6 कंडीशन होते हैं, होते या नहीं होते। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अवतल दर्पण में कंडीशन होते हैं कितने, 6। और उसमें से जब लास्ट वाले केस में जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच लेके जा रहे थे ना, तो उसी केस में वस्तु का प्रतिबिंब जो हो रहा था बड़ा बना था और कैसा बना था, सीधा बन रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अवतल दर्पण हो गया और यहाँ पे इसका क्या हो गया, P, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या F। जब वस्तु इस वाले केस में होती थी तभी इसका इधर ऐसे बड़ा प्रतिबिंब क्या होता था, हमको मिलता था। याद आ रहा है क्या? तो वस्तु कहाँ होती थी, P और कहाँ F, यानी दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होती थी। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, फोकस तथा दर्पण के बीच, यानी ध्रुव के बीच। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर इसमें का बोला कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आपके पास, 4 ठो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते रहिए, मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तल दर्पण है और इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए बताइए, उत्तल दर्पण में तो यार एक ही कंडीशन ही होता है। उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन, वल्ली और वल्ली कितने कंडीशन होते हैं, उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है। और उस कंडीशन में आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वस्तु चाहे जहाँ हम लोग रखते थे तो उसका इमेज जो होता था इस तरह से छोटू सा इमेज यहीं पे बनता था, यानी वस्तु इतनी बड़ी थी तो उसका इमेज ये इतना छोटा सा बनता था, लेकिन कैसा बनता था, सीधा बनता था। एक ही कंडीशन होती थी, इसमें इमेज जो बनते हैं छोटा बनते हैं और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो क्या ऐसा ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? वास्तविक दोनों प्रकार का, आभासी किसी प्रकार का नहीं ऑप्शन है। तो इनमें आभासी बनता है। आभासी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सीधा। आभासी को ही क्या बोला जाता है, मैं आपको बताया हूँ बार बार, आभासी को बोला जाता है क्या, सीधा। तो वही तो बोला, चाहे आभासी बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, सीधा बोलेगा। तो पेपर में जो बोलेगा अगर सीधा रहेगा तो सीधा ठोक के आइएगा, अगर आभासी रहेगा तो आभासी ठोक के आइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरह वास्तविक ये बोलेगा या फिर उसी को क्या बोलेगा, उल्टा बोलेगा। तो ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, आभासी से हो जाएगा, 7वां वाला ऑप्शन जो होगा, 7वां का दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां में पढ़ रहा हूँ, किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर एकत्रित होती हैं। ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से बता रहा है कि किस प्रकार के दर्पण से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो क्या बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर एकत्रित होती हैं। अब बताओ एकत्रित का मतलब समझ रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किस पे एकत्रित होती हैं, ये अवतल दर्पण में होती हैं भाई, M1 और M2 हो गया, और दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, P। इसी में तो यहाँ पे होता है C, यहाँ पे क्या होता है F। और इसी में मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है प्रकाश की किरण तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। और उसी तरह अगर नीचे से डाल लेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, यहाँ से पास होती हैं। अब कहेंगे सर अवतल दर्पण में भी तो यही हाल होता है, उत्तल दर्पण में भी तो यही हाल होता है। नहीं भाई, M1 और हो जाएगा M2, और उत्तल दर्पण में पेंटिंग हो गई कहाँ, अंदर की ओर, और यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो जाता है P, यहाँ पे हो जाता है C, यहाँ पे हो जाता है F। और ये इसको जब आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है
कलई की पेंट किया हुआ भाग अंदर है, कलई की चमकदार सतह इधर है, तो इधर से प्रकाश की किरण डालेंगे ना, दर्पण से टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरण होती है वो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है ना, तो जब फीलिंग होगी ना तो वो वाला आएगा। और रियल में पास कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रही है मुख्य फोकस पे। तो इस पर जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका दर्पण होना चाहिए कौन सा, अवतल हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 4 ठो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, एक एक नंबर ही आएगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सब याद रख लीजिएगा ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बता रहा है कि किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल उत्तल दर्पण, ये जो ऑप्शन में है। मतलब अब देखो कह रहा है कि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पे बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। सीधा भी, हाँ, सीधा और छोटा बनता है। अब यार कॉमन सेंस से लगाएंगे, सीधा और छोटा। सीधा बनने का मतलब ये हो गया कि अवतल दर्पण में सीधा तो बनता है, किस केस में, छठे केस में, लेकिन वो जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है सीधा जरूर बनता है, लेकिन वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। और यहाँ पे बोला है कि सीधा भी बनना चाहिए और वस्तु से क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। सीधा और वस्तु से कैसा, छोटा। तो बताओ ये किस केस में होता है? ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में पॉसिबल है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही इमेज बनती है। इस हिसाब से देखो यहाँ पे दिखाया था, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये सॉरी अवतल दर्पण में बनता है, गलती हो गई, M1 और M2 हो गया। और यहाँ पे होता है क्या, और यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता है C, यहाँ पे होता है F। तो इसी वाले केस में ना बनता है, ऐसे लाइट आती है और यहाँ से इस तरह से पास होती है, और उसके बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, कहाँ से, तो केंद्र से ऐसे जाती है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन करता है। तो ये वाला इमेज जो बनता है इस वस्तु की तुलना में कैसा होता है, सीधा, और कैसा होता है, छोटा होता है। तो दर्पण कौन सा होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? अब दिमाग लगाओ, एक व्यक्ति है जो दर्पण में अपना प्रतिबिंब सीधा देखता है और बड़ा देखता है। सीधा के साथ साथ कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो वो दर्पण कौन सा होगा? देखिए समतल दर्पण जो हम लोग घर पे चेहरा देखते हैं उसमें भी सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। जब हम लोग घर पे चेहरा देखते हैं उसमें भी हम लोगों का इमेज कैसा आता है, सीधा आता है। लेकिन हम लोगों के जितना बड़ा हमारा बॉडी है तो उससे बड़ा उसमें नहीं दिखाता है, उससे बड़ा नहीं दिखाता, हमारी बॉडी के बराबर उसमें आता है इमेज। तो बताओ वो दर्पण कौन सा होना चाहिए कि जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा और बड़ा आ रहा है? तो कॉमन सेंस की बात कर रहा है ना, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो यह दर्पण होगा। बताओ कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु दर्पण के ध्रुवीय और मुख्य फोकस ऐप के कहाँ जाती है, बीच जाती है। किस केस की बात हो रही है, M1 और किसकी, M2। मैं आपको समझा दिया, मैं आपको बार बार कहूँगा कि जो 6 केस अवतल दर्पण के हैं और एक केस किसका, उत्तल दर्पण का है। भाई आप इसको याद कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ना तो कोई न्यूमेरिकल छूटेगा, ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं ढीला हो पाएगा। सारे के सारे हैंडल कर लेंगे और अच्छा स्कोर लाएंगे बोर्ड के पेपर में आप। अब उसके बाद हाँ, इसी वाले केस में आपको बताना चाह रहा था कि इसी वाले केस में जब यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे F होता है, और वस्तुआ जब यहीं पे रखते हैं हम लोग, तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाता है ऐसे फोकस से, और फिर वक्रता केंद्र से जब इस तरह से आता है, तो इसको हम लोग जब इस तरह से बढ़ाया था, याद आ रहा है ये वाला केस, और इसको जब बढ़ा के यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, लंब डाले थे। तो ऐसे केस में छोटी सी वस्तु, तो उसका एक ऐसा बना हुआ प्रतिबिंब है, कैसा है, ये सीधा है, सीधे को ही बोलो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी, और कैसा है, ये सीधा है। तो ये कौन सा केस है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुवीय और मुख्य फोकस ऐप के कहाँ होती है, बीच होती है, छठा वाला केस है ये। तो पता हो गया। अब हम लोग पता करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बोला है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव, उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, सदैव। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण अगर होगा तो उसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ऑलवेज हमेशा छोटा बनता है। किससे, वस्तु से इसके साथ साथ सीधा बनता है। तो देखिए ऑप्शन में है वस्तु से छोटा, समान आकार का, वस्तु से बड़ा और वास्तविक। तो बताइए वस्तु से हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, किस दर्पण में। अब बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण पे लेके आ गया बात। अब देखो समतल दर्पण की अगर मैं बात किया जाए तो समतल दर्पण में तो उल्टा बनता नहीं प्रतिबिंब। क्या उल्टा बनता है क्या? नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं बनता है। जैसा हम लोग रहते हैं वैसा हम लोग को दिखाता है।
तो हम लोग की प्रतिबिंब समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे समतल दर्पण में देख रहा हूँ अपना प्रतिबिंब, तो हमारा सर ऊपर है तो और पैर नीचे है, तो दर्पण में देख रहा हूँ तो पैर ऊपर दिखा रहा है, सर नीचे दिखा रहा है। क्या उल्टा दिखाता है क्या? नहीं, सीधा दिखाता है। जैसे हम लोग खड़ा रहता है वैसा दिखाता है। तो बताइएगा, सीधा अगर दिखाएगा तो सीधे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी। सीधे प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? आभासी। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है वास्तविक। तो वास्तविक तो गलत है, क्योंकि वास्तविक बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक हम लोग दर्पण में खड़ा होते हैं तो उल्टा थोड़ी ना दिखाता है। तो आभासी, आभासी को ही क्या बोलते हैं? सीधा। छोटा बनता है? नहीं, छोटा तो बिल्कुल नहीं बनता। बड़ा बनता है? जो बिल्कुल नहीं बनता है। आभासी बनता है। आभासी मतलब क्या? सीधा बनता है। तो ये बात परफेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे मैं ऑब्जेक्टिव आपसे करा देता हूँ। बता रहा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा होगा? अब दिमाग लगा लो। यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रख रहा है, जब पास रख रहा है तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और जब दर्पण से दूर करता जा रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। वास्तविक बोले तो कैसा प्रतिबिंब? उल्टा प्रतिबिंब। तो बताना है कि बताओ कि वह किस प्रकार का दर्पण होगा। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है और समझदार लोग आप लोगों को पता भी हो जाना चाहिए कि दर्पण कौन सा होगा। अब बताइएगा दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण ही होगा। क्यों? ये M1 हो गया और ये हो गया हमारा M2 हो गया, और दर्पण का दूरी यहाँ पे क्या हो गया? P हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? F हो गया। जब बताओ, जब हम लोग वस्तु को दर्पण के पास रखते हैं तो ऐसे केस में सीधा बनता है, लेकिन जैसे वस्तु को हम लोग कहाँ करते हैं? दूर लेके जाते हैं, तो ऐसे केस में इसका बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? उल्टा आना स्टार्ट होता है। और उत्तल दर्पण में तो एक केस केसवा होता है, चाहे आगे पीछे। ये उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे क्या होता है? C होता है, यहाँ पे क्या होता है? F होता है। और उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है। अब वस्तु को चाहे जैसे आगे पीछे करो, इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनने वाला है? मुख हस्त से ऊपर बनता है, और कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। तो इसमें बता रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक मतलब उल्टा। तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण होता है सदा अपसारी, सदा अभिसारी, न तो अभिसारी न तो अपसारी। मैं आपको चौथा ऑप्शन देखिए, मैं पहले बता दूं, अवतल दर्पण पहले अपसारी और अभिसारी दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभिसारी, ये बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसको लेके, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा का। एक होता है देखिए अभिसारी, अभिसारी, और एक होता है अपसारी, अपसारी। तो याद रखना, अभिसारी का दूसरा नाम होता है कि प्रकाश को स्टोर करने, एक जगह स्टोर करना, मतलब एकत्रित करना। और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। प्रकाश किरण को क्या करना? फैलाने की जो प्रक्रिया होती है हम लोग बोलते हैं क्या? अपसारी। तो बताइए, अवतल, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से देखिए, ये उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये M1 हो गया, और ये हो गया M2 हो गया, और दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? P हो गया। अब यहाँ पे C हो जाता है। और अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरण ऐसे आती है, उसको एक जगह करता है, यहाँ पे स्टोर करता है, रोकता है, एकत्रित करता है। ये उत्तल दर्पण क्या करता है? ये अवतल दर्पण की कहानी हो गई। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? P हो गया, यहाँ पे क्या होता है? C होता है, यहाँ पे क्या होता है? F होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसे प्रकाश की किरण आती है ना, तो इसको ऐसे क्या करता है? फैला देता है ऊपर की ओर। अगर नीचे से डालते अगर प्रकाश की किरण तो ऐसे फैला देता। अगर इसमें नीचे की ओर ऐसे डालते प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से हो जाता। ये देखने से मोड़ रहा है प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण, और ये क्या कर रहा है? फैला दे रहा है। तो अवतल दर्पण जो फैलाने का काम करता है उसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, और जो मोड़ने का काम करता है ना उसको बोलते हैं अपसारी, अरे अभिसारी। तो अपसारी अभिसारी क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों पता हो गया होगा। तो अब इससे आप विकल्प को अच्छे से ढंग से टिक कर सकते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है कैसा होता है? अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब एक जगह प्रकाश को स्टोर करता है, कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। और उत्तल दर्पण क्या करता है? उसको फैलाने का काम करता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना है। मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए बढ़िया लगा होगा, अच्छा साबित होगा। अगर बढ़िया साबित होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर पिन कर दीजिएगा, और इससे हमें पता चलता है कि नहीं क्या सच में आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।